हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरा जो स्वास्थ्य नहीं सही था, जैसा कि इस वीडियो में लग भी रहा होगा। हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज है और प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य सही नहीं था, जिस कारण हम वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सके। आज एक बार फिर से पुनः मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हम प्रयास करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए आज से मैंने प्री रिटन बोर्ड नहीं किया है। आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उतना गले में मेरा पेन है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, लेकिन मन नहीं मानता है कि वीडियो ना बनाएं और कंटिन्यू ना करें, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सल्तनत काल में पूरा दिल्ली सल्तनत का अध्ययन किया और इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हालांकि आगे सूफी संत आएंगे, विजयनगर साम्राज्य आएगा, इन चीज़ों को हम स्किप नहीं करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से ही चलेंगे। लेकिन आज उससे हट करके थोड़ा उसके पहले का हम मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में बातें करेंगे। प्रॉब्लम है बोलने में, तो इसीलिए आज प्री रिटन बोर्ड भी नहीं बनाया, पहले से लिखा नहीं है। जो भी कुछ चर्चा करेंगे आज लाइव कर ली जाएगी अपने आप से। तो मुगल साम्राज्य का जो समय रहा, जो टाइम पीरियड रहा, वो 1526 से 1707 तक रहा। 1707 की औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो उधर के जो जितने शासक आते हैं वो उत्तर मुगल साम्राज्य में कहे मतलब गिने जाते हैं कि ये शासक उत्तर मुगल साम्राज्य के थे। तक मेन मुगल साम्राज्य जो था वो 1526 से 1707 तक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत में मुगल मुगल जो शब्द है ये मंगोलिया से शब्द लिया गया था। मंगोलियाई शब्द है, मतलब मंगोलिया से लिया गया एक शब्द है मुगल। तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना थी, आपको पता भी है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। बाबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बाबर का जो जन्म भैया था वो 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में एक जगह पड़ती, फरगना यानी कि मध्य एशिया अफगानिस्तान के साइड में एक जगह है, मावरा उन नहर। मावरा उन नहर है जिसको ट्रांस आक्सियान का क्षेत्र कहा जाता था। तो वहाँ पे बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा और कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम इनकी माताजी का नाम था और उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था। इनके पूर्वज हमेशा मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, इसीलिए इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। वहीं फरगना में छोटी सी रियासत के वो दीवान थे। इनके पिताजी वहीं कार्यभार करते थे। फिर क्या होता है, आगे चल करके इनके पिता की मृत्यु हो गई कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष बाद, और इनको मात्र 11 वर्ष यानी कि 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में बाबर को शासक बनना पड़ा। सोच के देखो, एक छोटा सा 11 साल का बालक एक शासक बनता है, फिर वही भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। मतलब इतना काबिल था। बाबर की जो रणनीतियां थी, बहुत अच्छी रणनीतियां थी। तो बाबर का मात्र 11 वर्ष की आयु में ये फरगना का, वहां का मतलब अपनी रियासत का शासक बनता है। और इसका ख्वाब रहता है कि हम समरकंद जीत लें, क्योंकि ये कहता था समरकंद एक वहाँ पे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो इस तरह के जो देश हैं वहाँ पे मिला करके मध्य एशिया में एक जगह थी समरकंद। तो ये कहता था कि अगर धरती पे या दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो समरकंद में है। तो चाहता था कि हम समरकंद को जीतें, समरकंद को हासिल करें, काबुल में है। ठीक है। तो वो जीतता था, मतलब ये आक्रमण करता था समरकंद के लिए, और फिर 1-2 महीने के लिए रख पाता था, वो राजधानी बना के अपनी फिर हार जाता था। तो ये इसका प्रोसेस चलता रहता था। इसका जो है, इसको अच्छा एक शासक बनाने में इनकी जो दादी थी एहसान दौलत बेगम, उनका भैया ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा था। उन्होंने इसको ज़्यादा महत्व दिया था, मतलब ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग अलग से दी थी कि रणनीतियों के बारे में बताया था, अच्छा मतलब सपोर्ट और मार्गदर्शन किया था। ठीक है भैया। अच्छा, हम क्योंकि जब हम बाबर की विस्तृत चर्चा करेंगे एक वीडियो में ला करके क्रम वाइज, तो वहां से हमसे कुछ नहीं छूटेगा। आज आदत डालने के लिए, आज शुरुआत करने के लिए, एक बार फिर से बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं आप लोगों के बीच में, और वो भी गला बहुत पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है। तो जैसे कि
बाबर ने भारत पे आक्रमण कैसे किया, क्या मतलब चीज़ें थी, ऐसे ऐसे क्या चीज़ें गतिविधियां क्या रहीं कि बाबर को भारत पे आक्रमण करना पड़ा। अच्छा खासा ठीक ठाक था बाबर भाई, भारत में ऐसा कोई मुगल साम्राज्य का कुछ नहीं पता था, और जो भी कुछ था कैसे आक्रमण हुआ। दरअसल बात यह होती, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसकी मृत्यु के बाद जो उसका छोटा भाई एक होता है महमूद लोधी, महमूद लोधी वो भी एक होता है, और जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, वो उसमें दिल्ली का शासक होता है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक होता है। तो उसमें ये होता है कि दिल्ली में जो लोग उनके कुछ चाचा थे या जो भी कुछ थे, उनके बीच में मतभेद होने लगे। जैसे कि हमने बताया कि उनके चाचा जो थे इब्राहिम लोधी के, उनका नाम था आलम खान लोधी, आलम खान लोधी, और ये पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खान लोधी। इनसे मिलकर के वो दिल्ली से बाहर साम्राज्य अपना देखते थे। ठीक है, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी था और इनके चाचा आलम खान लोधी थे। और आलम खान लोधी चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत को हम संभालें, यानी कि दिल्ली पे हम काबिज हो जाएं, और क्या कहते हैं उसको, अरे वही इब्राहिम लोधी शासक बनने के काबिल नहीं, उनके योग्य, उनके अंदर योग्यता नहीं, वो गुण नहीं है, तो ये शासक बनना चाहते थे। तो इस बंदे ने क्या किया, एक पूरा प्रतिनिधि मंडल भेज दिया। इनका एक लड़का था, उसका नाम था दिलावर खान लोधी। किसका लड़का था? दौलत खान लोधी का एक लड़का था, सॉरी आलम खान लोधी का एक लड़का था दिलावर खान लोधी। भैया बहुत अच्छे समझिएगा, मतलब थोड़ा यहाँ पे जो ये खां वाले और लोधी इस टाइप के जो नाम है, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे दिल्ली का शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था, तो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे उनका नाम था आलम खान लोधी। ये और पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी मिल करके अपना शासन करते थे। ठीक है, पंजाब में दौलत खान लोधी ये पंजाब का सूबेदार था, उसके साथ इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी साथ में रहते थे। ठीक है, और आलम खान लोधी का एक लड़का था दिलावर खान लोधी। तो इसके साथ एक प्रतिनिधि मंडल बाबर के पास भेजा कि बाबर के पास आप चले जाओ, अपने लड़के से कहा आलम खान लोधी ने कि भारत पे आक्रमण करें आके और हमको दिल्ली की सत्ता दिला दें, जितना पैसा लेंगे जितना धन दौलत लेंगे हम देंगे। ठीक है, तो इनके प्रतिनिधि, ये अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के बाबर के पास पहुंच गए और बोले कि मतलब युद्ध के लिए निमंत्रण देने गए थे, अपना भारत पे आने का आमंत्रण देने गए थे। और फिर इनसे दिलावर खान लोधी को बाबर ने वहीं काबुल में खान खाना की उपाधि भी प्रदान करी थी। ठीक है, और वहीं पे राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, वो बहुत शक्तिशाली शासक थे, वो भी चाहते थे कि दिल्ली पे हमारा शासन हो जाए। तो वो भी इब्राहिम लोधी के खिलाफ उन्होंने भी अपना एक दूत प्रतिनिधिमंडल बाबर के पास भेजा था, इनवाइट किया था कि आप आ जाओ, मेरी तरफ से लड़ लो आके दिल्ली पे, और हम आपको बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा देंगे। ठीक है, तो ये तो चीजें रही। बाबर इन चीजों से प्रभावित रहा, करे चलो ठीक है, हमारा सपना भी था कि भारत जैसे देश पे हम आक्रमण करें, वहाँ इतना सोना है, हमारे काबुल जो हमारी घोर गरीबी का देश है वो दूर हो जाएगा। तो जब भारत के ही लोग भैया हमको बुला रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो बाबर ने क्या करा, प्लान बनाया युद्ध करने का। तो बाबर आता है युद्ध करने के लिए। बाबर कुल भारत पे पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले वो पानीपत का जो उसका युद्ध होता है, वही कौन सा 21 अप्रैल 1526 वाला, वो उसका 5वां युद्ध होता है। बाबर उसके पहले भारत पे 4 आक्रमण कर चुका होता है, बताएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन बाबर की जो उपाधि थी वो उपाधि हजरत फिरदौस मकानी। बाबर की भैया क्या उपाधि थी? हजरत फिरदौस मकानी, ये बाबर की उपाधि थी। ठीक है, और इनके जो पूर्वजों की उपाधि हुआ करती थी भैया, वो हुआ करती थी मिर्जा। कौन कौन सी हुआ करती थी? वो मिर्जा हुआ करती थी। ठीक है, फिर 1507 में इन्होंने काबुल में एक युद्ध जीता और वहां पे बादशाह की उपाधि धारण करी। और भारत में जब 1526 में युद्ध जीतता है तब एक बार दूसरी बार ये अपने आप को बादशाह घोषित करता है। यानी कि पहली बार बाबर ने 1506-7 में काबुल में बादशाह की उपाधि धारण करता है और मिर्जा की उपाधि को त्याग कर देता है। और पानीपत के युद्ध में जब बाबर पहले युद्ध में जीतता है तो क्या होता है, अपनी उपाधि बादशाह धारण करता है। तो इतनी भैया बात समझ में आई। मुगल साम्राज्य की कुछ बातें थी। बाबर एक रचना करता है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है जिसको कहा जाता है बाबर नामा। तुर्की में इसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी। ठीक है भैया, तुजुक ए बाबरी, इसकी ये रचना करता है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें बाबर बताता है, इसमें बहुत अध्ययन करने वाली चीजें हैं। ये बाबर नामा में इसने भारत के जो है
7 शासकों का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। 7 शासकों को बड़ा अच्छे से उल्लेख किया है और उन 7 शासकों में इसने अपनी बाबरनामा पुस्तक में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है भैया, 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख किया है और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। 2 शासक ऐसे कौन-कौन से थे आपको भैया पता है? एक पहले थे आपके राणा सांगा। राणा सांगा कोई बहुत शक्तिशाली शासक समझता था। इनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। ये इसकी नज़र में एक हिंदू शासक ऐसा था जो बहुत शक्तिशाली था भैया। और दूसरे जो शासक थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। जैसा कि आपको भी पता है भैया, कृष्णदेवराय एशिया का सर्वश्रेष्ठ शासक मानता है था इसको। मतलब कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का शासक था जो इन्हीं के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य में भैया ये शासक कृष्णदेवराय बनते हैं, 1509 से आते हैं, 1529 तक ये शासनकाल इनका रहता है कृष्णदेवराय का। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय का 1509 से 1529 तक शासक रहता है। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहता है। विजयनगर का स्तंभ होते हैं। मतलब बड़ा अच्छा काम, आपको तो पता ही कृष्णदेवराय का बढ़िया से नाम सुना है। तो मतलब ये 2 इतने अच्छे शासक थे, इनका उल्लेख बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी किया है। किसका किसका? 2 हिंदू राजाओं का, 5 मुस्लिम राजाओं का। तो 2 हिंदू जो राजा थे राणा सांगा थे और कृष्णदेवराय थे। क्लियर ना भैया? आगे हम लोग बाबर के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। आज बस मन नहीं मान रहा था कि वीडियो बनाना है तो आज चले आए। थोड़ा हमने सोचा कि देखते हैं, कोशिश करते हैं, गले में पेन थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाए, फिर हम मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला, आधुनिक भारत, और हम फिर से नए सिरे से पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और करंट के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स और इतिहास तो हम पढ़ रहे हैं, सारे वीडियोस को आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि उपलब्ध कराऊं और रिकॉर्ड करूं और एक्सप्लेनेशन करूं। आपके परीक्षा के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हो हम चाहते हैं वो हम करें। थैंक यू सो मच।